हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपनी YouTube चैनल SRJ हिंदी अकेडमी में। मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं बहुत प्रोत्साहित होकर अच्छे वीडियो आप तक दे रही हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ आप सबों को। इसके पहले जो मेरा वीडियो था वह व्याख्या से संबंधित है। परीक्षा में सवाल आते हैं व्याख्या से संबंधित, वहाँ आप बिल्कुल ही घबराएंगे नहीं। जहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छी बातें बता दूँ और परीक्षा में आपके जो प्राप्तांक आए वो मैक्सिमम आए। तो शुरू से अंत तक बने रहिए। इसी तरह से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कुछ परीक्षाएं अभी चल रही हैं, शुरू हुई हैं 11वीं की, तो वहाँ व्याख्या से संबंधित प्रश्न आते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूरा का पूरा अवतरण दिया रहता है, उस अवतरण की व्याख्या करनी होती है। कभी हो सकता है व्याख्या में कौन कौन चीज आते हैं, कविता भी हो सकता है, कोई काव्यांश होगा, कविता या काव्यांश, काव्य का अंश, कोई अवतरण होगा, किसी घटना से संबंधित होगा, दोहा होगा। तो शुरू से अंत तक बने रहिए। इसी तरह से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कुछ परीक्षाएं अभी चल रही हैं, शुरू हुई हैं 11वीं की, तो वहाँ व्याख्या से संबंधित प्रश्न आते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूरा का पूरा अवतरण दिया रहता है, उस अवतरण की व्याख्या करनी होती है। कभी हो सकता है व्याख्या में कौन कौन चीज आते हैं, कविता भी हो सकता है, कोई काव्यांश होगा, कविता या काव्यांश, काव्य का अंश, कोई अवतरण होगा, किसी घटना से संबंधित होगा, दोहा होगा, कोई पंक्ति होगी, या पूरा का पूरा आपको पैराग्राफ दिया होगा, उसमें रेखांकित किया रहेगा। इस मतलब ये पूरा पैराग्राफ है, उसमें एक से लेकर के 2 पंक्ति रेखांकित की रहेगी। इस रेखांकन किए गए वाक्य के अंश को आप की व्याख्या कीजिए। तो इस तरह के सवाल आते हैं। तो जब पूरे की पूरी व्याख्या करनी होती है, सप्रसंग व्याख्या, उसकी चर्चा आज मैं कर रही हूं कि सप्रसंग व्याख्या कैसे करेंगे। तो किसी भी कविता के अंश को हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे, वहां हमें स्टेप्स डालने होंगे जो कि फिक्स है। ये स्टेप्स जो है आपके वो फिक्स हैं, ये फिक्स स्टेप है। इस स्टेप को आप चाहे दोहा हो, कोई अवतरण हो, कोई घटनाक्रम हो, कोई कथन हो, कोई किसी की उक्ति हो, तो कहीं भी यह स्टेप जो है, ये सारा स्टेप जो है यह लागू होता है आपका। संकेत, शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, ये आपके फिक्स हैं, फिक्स लाइंस हैं। यह इस फिक्स लाइन को जब आप व्याख्या के क्रम में लिखेंगे तो आपको नंबर कभी भी परीक्षक कम नहीं देगा। और परीक्षक तो यह चाहता है बच्चों से सीखना। तो आपकी लिखावट, आपकी लेखनी, आपके लिखने का तरीका कैसा है, इस पर निर्भर करता है आपका व्याख्या वाला प्रश्न। जब 6-7 अंक के प्रश्न होंगे वहां आपको डिटेल में काम करना हो, लेकिन समय का हमेशा ख्याल रखिएगा, क्योंकि समय की पाबंदी परीक्षा में सबसे जो टाइम मैनेजमेंट है सबसे महत्वपूर्ण है। वही छात्र अच्छा करता है जो एक टाइम लिमिट, स्टिपुलेटेड टाइम में सारे कामों को करता है। तो हर चीज के लिए आप समय सीमा बना लीजिए, उससे ज्यादा आपको आगे भागना नहीं है। इसमें अगर सप्रसंग व्याख्या करनी है, प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, तो हमें किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। कॉपी कलम अपने साथ ही रखा कीजिए जब भी मेरा क्लास करें। तो क्या क्या बात हम ध्यान रखेंगे, किन किन बातों को, कि प्रसंग में अप्रासंगिक बातों को स्थान नहीं दीजिएगा। अप्रासंगिक, जो प्रासंगिक है उसी बात को आप उल्लेख कीजिएगा। दूसरा, तर्क संगत और सीमित शब्दों का प्रयोग करेंगे। आप अपने ज्ञान का महिमा मंडन नहीं करेंगे, बखान नहीं करेंगे। तो तर्क संगत बात हो और सीमित शब्दों में हो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी लेखनी कैसी है, आपकी भाषा कैसी है, कितना सरलीकृत कर रहे हैं आप उसको, जो भी काव्यांश दिया गया है उसको कितना सरल तरीके से समझा रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है।
क्योंकि आपके जो भाषा है, आपका भाव जो है उस सरलिख रंग में स्पष्ट होता है। तो आपकी भाषा अपनी होनी चाहिए, मूल संदेश क्या है उसका रेखांकन होना चाहिए। अगली बात और है कि व्याख्या एक क्रम से होनी चाहिए, ये क्रम है, आपको इस क्रम से व्याख्या होनी चाहिए। और कविता की पंक्ति जो है उसकी व्याख्या करने के लिए हमें उसके शब्दार्थ को जानना चाहिए, उससे मिलते जुलते अर्थ को लेकर के अपने सरल शब्दों में प्रयुक्त करना चाहिए। ठीक है, तो इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपकी व्याख्या फुल मार्क्स लेकर आएगी। फुल मार्क्स कोई रोक नहीं सकता है। ये 4-5 बातें जो है, मूल बातों को जो मैंने बताया है सप्रसंग व्याख्या के लिए, वो काफी कारगर साबित होगा। अब आइए एक एक करके मैं बताती हूँ। मैंने पहले बताया कि कविता भी हो सकती है, रेखांकित अंश भी हो सकता है, किसी की कथन भी हो सकती है, दोहा भी हो सकता है, कोई बड़ा सा एक अवतरण दिया है, एक बड़ा सा पैराग्राफ है, उसमें रेखांकन किया गया हो कि इस पंक्ति की व्याख्या करें। वो 2 से 3 नंबर का होता है, तो उसमें हम पूरा डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन 6 से 7 अंक वाले जो प्रश्न होंगे वहां हम पूरे डिटेल में जाएंगे। तो परीक्षा में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी है कि प्रश्न उत्तर लिखना है। जो भी प्रश्न उत्तर परीक्षा में है, 4 प्रश्न उत्तर संख्या लिखनी है आपको। चौथा प्रश्न हो, 5वां प्रश्न जो भी है वो लिखेंगे, ये आप प्रश्न पत्र देख करके करेंगे काम। उसके बाद हम लिखेंगे सप्रसंग व्याख्या, जो कि सेंटर में होगा। दूसरी बात और है कि इसको लिखने के लिए आप सेंटर में लिखेंगे और स्केल से इसको रेखांकित करेंगे। समय बचाते हुए काम करना है, सारे कार्य को करना है फटाफट से। ये डबल लाइन का ज्यादा सुंदर लगता है, इसलिए मैं डबल लाइन देती हूँ। संकेत, सपोज कीजिए कि आपको पंक्ति आई है, सूरदास रचित पंक्ति, उधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम सम को अवराधे ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यो देही बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा जी वही कोटि भरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो इसमें हमें संकेत करना है, उधो मन नहीं 10-20, तो हम संकेत में उधो मन नहीं 10-20, यहां से हम इस तरह से डॉट डाल करके अन्य पंक्तियों को बताएंगे कि ये जो पंक्ति है, और सारी पंक्ति है, 6-7 पंक्ति है, और उसके अंत में जो 2 शब्द हैं, नहीं जगदीश, ये आपके हो गए। इसका आप वर्णन करेंगे, संकेत हैं। हालांकि प्रश्न पत्र में कविता की पंक्ति दी गई, उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ संकेत देना है, सिंबॉलिक। तो 2 शब्द पहले, 2 या 3 शब्द, और 2 शब्द अंतिम, कविता की अंतिम पंक्ति है उसको हम लिखेंगे, यह संकेत हो गया। अगर पूरी कविता लिखने लगूं तो आपका भी समय जाएगा, मेरा भी समय जाएगा, और वीडियो अभी बड़ा हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं। जब मैं अभ्यास बताऊंगी उस समय आप देखेंगे। ठीक है, अब इसमें शब्दार्थ, शब्दार्थ में दे सकते हैं हम कोई भी शब्दार्थ जो आपको आ रहा हो, या कोई जरूरी नहीं कि हम शब्दार्थ लिखें, लेकिन अगर लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर को लगेगा कि छात्र बहुत ही तरीके से कार्य को करता है। जैसे संत का प्रयोग हुआ है, इसमें शब्द आया है संत, साधु, श्वास, श्वासा, सांस, श्वासा शब्द आया है, प्रयोग हुआ है, श्वासा, सांस। तो ये इस तरह से करके हम छोड़ देंगे ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि यह छात्र इसके अर्थ से वाकिफ है। अब हम आएंगे संदर्भ पर। यह कविता जो लिखी गई, इसका संदर्भ क्या है, तो इस कविता में क्या संदर्भ है, तो हम स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास द्वारा रचित है, जो सुरसागर ग्रंथ से लिया गया, तो इसको हम अच्छी तरह से लिखेंगे। मैं बोर्ड पर लिख देती हूँ। प्रस्तुत पद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक, जो भी पाठ्य पुस्तक है आपकी, आरओ है,
बसंत है, आरोहण है, जो भी किताब है उससे अगर ली गई है, उसमें अगर पाठ है 9वीं 10वीं 11वीं जहां भी आप कार्य कर रहे हैं उसका उल्लेख करेंगे अगर याद है तो। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से उद्धृत है। कविवर सूरदास द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ के शीर्षक पद से ली गई है। अब यहां हमें इसमें देखना है कि हम कहाँ इसको इन्वर्टेड कॉमा से हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग से उद्धृत है, कविवर सूरदास द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ के शीर्षक पद से अवतरित है या ली गई है। दे सकते हैं से अवतरित है, अवतरित शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, अवतरित है इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी भाषा को किस तरह से प्रयोग में लाते हैं। तो यह हो गया संदर्भ कि यह कहाँ से कविता आई है, इसके रचयिता कौन है, शीर्षक क्या है, ये आप लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको याद नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस तरह से अगर सजा करके लिखेंगे तो वो आपका कहीं से ध्यान नहीं जाएगा। तो जितना आप लिख सकते हैं लिखिए, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं। प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी पाठ्य पुस्तक सूरदास द्वारा रचित है, लिख सकते हैं, इतना से भी आपका काम चल जाएगा। अब मैं आती हूँ प्रसंग। प्रसंग क्या है इसमें, उद्धव मन नहीं 10-20। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां उद्धव द्वारा दी जाने वाली योग की शिक्षा को ग्रहण नहीं करती है। उसका कारण बताती है, उद्धव मेरा मन तो एक ही है, 10-20 मन नहीं है। तो इसको भी मैं लिख देती हूं। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां उद्धव के द्वारा दी गई कौन सी शिक्षा है, यह योग की शिक्षा को ग्रहण नहीं करने का कारण बताती है। दी गई योग की शिक्षा को ग्रहण नहीं करती है, नहीं करने का कारण बताती है। ये आपका प्रसंग है। यह हो गया आपका प्रसंग। इसी की चर्चा उस 6 पंक्ति में दी गई है। इसमें अगर मैं इसका अर्थ बताऊं व्याख्या करने के लिए तो काफी समय लग जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव मन तो हमारा एक ही है, 10-20 मन नहीं है कि मेरे पास तो केवल एक ही मन है, अब वह भी मेरे पास नहीं है, वह कृष्ण के साथ चला गया है। तो ये सारी बातें लिखने के लिए कम से कम आप 7 से 8 लाइन 7 to 8 लाइन्स होना चाहिए। सरल शब्दों में सरलीकृत कर, जो भी कविता की पंक्ति दी गई है सरलीकृत कर लिखेंगे। यह ध्यान रहे कि कोई भी लाइन है उसका अर्थ ना छूटे, यह इंपॉर्टेंट है। हर लाइन का अर्थ लिखेंगे आप, अगर छूट गया तो अंक से भी छूट गया, वो ऐसा नहीं होने देंगे, हर लाइन का अर्थ लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप उसकी व्याख्या कर लेंगे। कम से कम यह 6 से 7 लाइन होगा। उसके बाद काव्य सौंदर्य, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। काव्य सौंदर्य में सारी बातों को हम लिखेंगे
कि इसकी भाषा कैसी है, इसका छंद कैसा है, कौन सा रस इसमें है, अलंकार का प्रयोग हुआ है कि नहीं, शब्द शक्ति इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इन सारी बातों को हम लिखेंगे। यह कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काव्य सौंदर्य। परीक्षक यही देखता है कि छात्र की गहराई कहाँ तक है, कहाँ तक वह कविता को समझ पाया है, उसकी शब्द शक्ति कहाँ तक है, उसका ज्ञान, उसी की परख होगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम आएंगे कि इस उधो मन नहीं 10-20 में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ भाषा हम लिखेंगे ब्रज भाषा। दूसरा, छंद कौन सा है इसमें, किस छंद का प्रयोग हुआ है, गेय छंद का प्रयोग हुआ है, यानी गाने वाले, ये हम गाने के लिए गा सकते हैं, गाने वाला छंद है। गाने योग्य पद जो है उसको हम गेय छंद कहते हैं। रस, किस रस का वर्णन है, गोपियां क्यों उदास हैं, श्रृंगार रस का वर्णन है, क्योंकि वियोग में है वो, कृष्ण के चले जाने पर वो वियोग में तड़प रही हैं। एक ही मन था, वो भी कृष्ण छोड़कर चला गया है। अलंकार का प्रयोग हुआ है, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, उपमा अलंकार भी है, साथ ही अनुप्रास अलंकार भी है। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति है, अनुप्रास। शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। तो इस तरह से आप अगर अपने व्याख्या में इस तरह से लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, जो कि यहां मैंने लिखा है। दूसरी बात, सारा लिखने के बाद आप फिर से इन सारी बातों को, अगर समय मिलता है लास्ट में, तो रेखांकन कर दें इन सारे जो हेडिंग्स हैं, और हर हेडिंग को खत्म होने के बाद एक लाइन छोड़े। आप देखिए इसकी सुंदरता में 4 चांद कैसे लग जाता है। और कोई ऐसा परीक्षक नहीं है जो आपकी इस लेखनी को काट सकता है। तो इन सारी बातों को रखते हुए, और ये फिक्स लाइन को आप रख लीजिए, संकेत, शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, इस तरह से लिखिएगा, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।